नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी सामने। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, छठ महापर्व की भव्य रौनक देश भर में देखी जा रही है। छठ महापर्व का आज चौथा और आखिरी दिन है और इस दौरान व्रती महिलाएं उगते हुए सूरज को अर्घ्य दे रही हैं। 36 घंटे का निर्जला उपवास इस दौरान खत्म होगा। देश भर में घाटों पर भव्य नजारा नजर आ रहा है। जिस संस्कारों में आदमी उगते हुए या बढ़ते हुए लोगों के साथ तो चलता है, पर गिरते हुए लोगों के साथ नहीं रहता। पर ये पूर्वांचल के भाई है, संस्कारी हैं। मनोज जी ने कहा भी है कि हम बिहारी हैं पर संस्कारी हैं, उसका प्रतीक दिखाई देता है। और इतनी भव्यता के साथ दिल्ली सरकार ने जो अपना वादा किया था वो निभाया भी है। ये राजनीति भी हुई इस पर कि बिहार का जो चुनाव है अगली बार यमुना को लेकर आपके लिए, पूरी सरकार के लिए बड़ी चुनौती होने वाली है। फिर क्या नेक्स्ट हम देख पाएंगे उसमें, अगर उस तरीके चुनौती तो हमने जब दिल्ली सरकार के अंदर आए तो पहले दिन से ही चुनौतियां ही देखी हैं। जितनी सीएजी रिपोर्ट आई आपदा सरकार की, वो किसी से छुपी हुई नहीं है। 11 साल का करप्शन लोगों के सामने आ चुका है। और यमुना मैया का हमने संकल्प लिया, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने संकल्प लिया, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने संकल्प लिया। उस संकल्प से हम बिल्कुल अपने कमिटमेंट में हैं और अगली बार भी छठ इससे भी ज्यादा भव्य तरीके से यमुना घाट पर बनाई जाएगी। जी सर, छठ का त्योहार है, सरकार ही इस घाट पर, लेकिन वही पूर्व की सरकार के जो लोग हैं आम आदमी पार्टी के, वो तो आरोप लगातार लगाते रहे। क्या देखिए, वो तो घर से भी नहीं निकले। केजरीवाल गया, झाग गया। इस बार कहीं झाग नहीं है यमुना पे। सुंदर छठ पूजा हो रही है और मुझे ये लगता है कि जो घाट पर है, जो छठ मना रहा है, उन सबके चेहरों से आप किसी को भी माइक लगा के पूछ लीजिए, जमीन आसमान का अंतर है। इतनी दिव्य छठ मुख्यमंत्री जी ने स्वयं लीड लिया, एक एक घाट पर स्वयं गई। कल शाम का अर्घ्य दिया, आज सुबह का अर्घ्य दिया। दिल्ली में ऐसी कोई सरकार आई नहीं है। एक एक मंत्री घाट पे खड़ा है, रात को भी खड़े हैं, सुबह भी खड़े हैं। व्यवस्था सारी ठीक है और लोगों के चेहरे बता रहे हैं कि लोग खुश हैं। तो जो लोग यमुना में प्रदूषण करते थे, झाग करते थे और छठ पे बैन लगाते थे, उन्हें दिल्ली के लोगों ने बाहर कर दिया। यही मन से सुना, कुछ बैन लगाए बैठे थे, ऐसा कुछ आपने वो कहा? बैन लगाकर बैठे थे, हम नैन बिछा कर बैठे हैं। देखिए, केजरीवाल ने बहुत सारे छठ पूजा करने वालों पर मुकदमे दर्ज कराए थे। मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लेके वो सारे मुकदमे वापस कर लिए हैं। सर, आज हम देख रहे हैं कि सरकार पूरी यहाँ मौजूद है और पूर्व की सरकार के जो लोग हैं वो तो आरोप लगा रहे थे लगातार। पहले आपकी प्रतिक्रिया इस पर कि छठ पूजा का त्योहार है और देखिए, छठ पूजा एक बहुत ही पवित्र त्योहार है। जो रेखा गुप्ता जी के मन की भावना थी कि दिल्ली की छठ पूजा भव्य और दिव्य होनी चाहिए और जिन घाटों के ऊपर यमुना जी के पूजा नहीं करने दी जाती थी बल्कि जेल में डाल दिया जाता था, आज उन्हीं घाटों के ऊपर लाखों लोग यमुना जी की निर्मलता को देख रहे हैं। ये निर्मल यमुना जी ने खुद कृपा करके रेखा गुप्ता जी को आशीर्वाद दिया है। ये भव्यता बताती है कि लोगों की भावना के अंदर जब रेखा गुप्ता जी भी इसी तरह लीन हुई तो यमुना मैया की कृपा हुई, छठ मैया की कृपा हुई। उन्होंने कहा कि फिल्टर वाला पानी एक जगह इस्तेमाल किया जा रहा है। दूसरी बात उन्होंने ये भी कही कि बिहार में चुनाव है तो यहाँ पर इस साल तो हम, अरे वो उनके अंदर बहुत गंदगी है। किसी के पवित्र पर्व के अंदर आम आदमी पार्टी इस तरह गंदगी लाएगी, ये कोई कल्पना नहीं कर सकता। विपक्ष का काम होता है अच्छे कामों के साथ साथ देना, लेकिन किसी के इतने सुंदर पर्व में और वह भी छठ पूजा के पर्व में इस तरह की गंदगी का काम जो पिछले 2 दिन से कर रहे थे, हमें बड़ा खेद है। हम यही कह सकते हैं छठ मैया उनको भी सद्बुद्धि दे। एक आपके मंत्रालय का जो काम है उस पर थोड़ा अपडेट मैं आपसे चाहूंगा। क्लाउड सीडिंग को लेकर क्या चल रहा है? हमने देखिए, क्लाउड सीडिंग में अभी जैसे ही कानपुर में मौसम साफ होगा, वहाँ से हमारा एयरक्राफ्ट अभी आज टेक ऑफ करेगा और दिल्ली के अंदर अगर वहाँ से टेक ऑफ करने में छठ महापर्व का चौथा और आखिरी दिन है। आपको बता दें, उगते हुए सूरज को व्रती महिलाएं अर्घ्य दे रही हैं और देश भर में बेहद ही भव्य तरीके से छठ महापर्व का आयोजन किया गया। दिल्ली के तमाम घाटों की अगर बात करें तो लगभग 1300 घाटों पर दिल्ली में छठ महापर्व का आयोजन किया गया। देश भर में छठ महापर्व की रौनक देखी जा रही है। 4 दिन का यह महापर्व 25 अक्टूबर को नहाए खाए के साथ शुरू हुआ था, वहीं 26 अक्टूबर को खरना, वहीं 27 को डूबते हुए सूरज को अर्घ्य और आज उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देने के साथ इस महापर्व का समापन हुआ।
हरिद्वार के बहादुराबाद घाटों पर छठ पर्व की भव्य झलक देखने को मिली। सैकड़ों महिलाएं पारंपरिक वेशभूषा में डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य अर्पित करती नजर आई। इस दौरान हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने श्रद्धालुओं संग पूजा कर शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि छठ पर्व हमारी संस्कृति, अनुशासन और सामाजिक एकता का प्रतीक है, जो भक्ति और समर्पण का संदेश देता है। बधाई देने आया अपने पूर्वांचल समाज के लोगों को, जिनके द्वारा ये छठ पर्व यहाँ पर आयोजित किया गया। छठ मैया के रूप में हम पूजा करते हैं और ये हमारे भारत की विशेषता है कि हम अस्तांचल के सूर्य को भी अर्घ्य चढ़ाते हैं, उनको भी प्रणाम करते हैं। ये तो सब कहते हैं कि साहब उगते सूरज को ही सब प्रणाम करते हैं, लेकिन आपने देखा है कि अस्तांचल के सूर्य को आज अर्घ्य चढ़ाया जाएगा और कल उगते हुए सूरज को अर्घ्य चढ़ाया जाएगा। तो मैं बधाई देता हूँ इस पर्व के लिए। ये हमारी आध्यात्मिक विरासत है और उस विरासत को हमारे पूर्वांचल उत्थान समिति के लोग आगे बढ़ा रहे हैं। तुमसे नहीं, मैं तो बोला ही नहीं कुछ। जी एक चीज और ऐसा है कि माननीय विधायक जी ने यहाँ पर ये कहा है कि मेरी कोशिश रहेगी कि हम इसको घाट को बनाएं। देहरादून में सांसद खेल महोत्सव का भव्य आगाज हो गया है। इस कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया। वहीं कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद डॉक्टर नरेश बंसल सहित कई जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में खेलों को नई दिशा मिली है। राज्य में नई खेल नीति लागू की गई है और 23 खेल एकेडमियों की स्थापना की जा रही है। सीएम धामी ने खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी और कहा कि सरकार उन्हें हर संभव सहयोग देगी। श्री नरेंद्र मोदी जी के देश के प्रधानमंत्री बनते ही उन्होंने खेलों के क्षेत्र में हमारे खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए अनेक कार्यक्रम शुरू किए। खेलो इंडिया, फिट इंडिया मूवमेंट जैसे अनेक माध्यमों के माध्यम से आज हमारे खिलाड़ी आगे आ रहे हैं। इसी क्रम में सांसद खेल प्रतियोगिता भी प्रारंभ हो रही है, खेल महोत्सव प्रारंभ हो रहा है। यहाँ हमारे राज्यसभा के सांसद आदरणीय नरेश बंसल जी के संयोजन में ये खेल महोत्सव का आज प्रारंभ हुआ है। निश्चित रूप से इस खेल महोत्सव के माध्यम से हमारे सभी खिलाड़ियों को, छात्रों को, छात्राओं को अपनी प्रतिभाओं का प्रदर्शन का अवसर मिलेगा, खेलों के क्षेत्र में आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा और हम राज्य के अंदर प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से खिलाड़ियों के उत्थान के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए जहां हमने नई खेल नीति प्रारंभ की है, मुख्यमंत्री उदयमान खिलाड़ी योजना प्रारंभ की है, हम राज्य के 8 प्रमुख शहरों में 23 खेल अकादमियों का निर्माण भी कर रहे हैं, खेल लीगेसी प्लान भी बना रहे हैं, जिसमें हमारे 1000 खिलाड़ी प्रतिवर्ष वहां से प्रशिक्षित होकर निकलेंगे। और इस वर्ष राष्ट्रीय खेलों में हमारे राज्य के खिलाड़ियों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। 103 पदक जीतकर खेल तालिका में हम 7वें स्थान पर आ गए, जो हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। और ये प्रतियोगिता राष्ट्रीय खेलों की हमारे राज्य के लिए देवभूमि के साथ साथ खेल भूमि की ओर भी हमारा मार्ग प्रशस्त करने में बहुत बड़ी प्रेरक और बहुत बड़ी सहायता होने वाली है। इस खेल महोत्सव के शुभारंभ अवसर पर मैं सभी विद्यार्थियों को, खिलाड़ियों को उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं कि वो खेलों के क्षेत्र में आगे बढ़े, आज अपना करियर बना सकते हैं। राज्य सरकार उनके साथ है। देखिए, पहली बार इस प्रकार से हो रहा है कि नीचे स्तर पर, ग्रामीण स्तर पर खेल प्रतिभाओं को उकेरने का काम, उनको उभारने का काम किया जा रहा है। मोदी जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में सब लोग लगे हैं, 800 सांसद इस काम में लगे हैं कि हर गांव में जो हमारी प्रतिभाएं हैं, क्योंकि 2014 के बाद हमने देखा है कि जब से खेलो इंडिया, खेलेगा इंडिया, खिलेगा इंडिया, फिट इंडिया, ये सब चीज़ें चली हैं, तो हमारी प्रतिभाएं निखर कर आई हैं और उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है। चाहे वो एशियाई खेल हो, कॉमनवेल्थ गेम हो, नेशनल गेम हो, ओलंपिक हो, दिव्यांग वाले हों, हर गेम में हमारी टैली बहुत आगे बढ़ी है। खेलों में प्रतिभाएं निखर करके आ रही है और टैलेंट खोजने का ये एक काम है। नीचे स्तर से जब टैलेंट निकलेगा, उसको प्रोत्साहन मिलेगा तो वो भी अधिक मेहनत करेगा। और खेल में जब हम आगे बढ़ेंगे तो हर क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे, क्योंकि खेल से शरीर हष्टपुष्ट होता है और स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क होता है। तो
तो नए नए नवाचार जो 2047 का विकसित भारत बनाना है, उसमें इसका एक बहुत बड़ा योगदान होगा। एक महत्वपूर्ण सवाल है। देहरादून के तपोवन स्थित राजीव गांधी नवोदय विद्यालय में आयोजित सांसद खेल महोत्सव में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खिलाड़ियों के साथ कबड्डी खेलकर उनका मनोबल बढ़ाया। साथ ही उन्होंने कहा कि खेल जीवन में अनुशासन और आत्मविश्वास लाते हैं। राज्य सरकार का लक्ष्य है कि उत्तराखंड को खेल प्रतिभाओं का केंद्र बनाया जाए। उत्तराखंड स्थापना दिवस के 25 वर्ष पूरे होने पर राज्य सरकार रजत जयंती वर्ष मनाने जा रही है। इसी कड़ी में 3 और 4 नवंबर को देहरादून विधानसभा में विशेष सत्र बुलाया गया है, जिसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संबोधित करेंगे। वहीं पूर्व सीएम हरीश रावत ने सत्र गैरसैंण में न कराने पर सरकार को जमकर घेरा, जबकि सीएम धामी ने सुरक्षा और व्यवस्थागत कारणों का हवाला देते हुए कहा कि आयोजन पूरे राज्य के गौरव का प्रतीक होगा। होना चाहिए और राज्य स्थापना दिवस तक चलना चाहिए। देखिए, हम लोग सभी की जो सुविधा है उसके अनुरूप ही काम कर रहे हैं, क्योंकि माननीय राष्ट्रपति महोदय जी को आना है। उनके अपने निर्धारित कार्यक्रम होते हैं, निर्धारित एक उनका सुरक्षा का भी एक वो होता है। उस सत्र में उनको भी हम सबका संबोधन करना है। इस दृष्टि से देहरादून भी चूँकि हमारी राजधानी है और यहाँ विधान भवन है, अच्छा उनका सत्र होगा, अच्छा उनका संबोधन मिलेगा। पूरे प्रदेशवासी कहीं ना कहीं जो 25 वर्षों की यात्रा है उस यात्रा को अनंत की ओर ले जाएंगे। हिंदुस्तान श्रेष्ठ राज्य बनेगा देश का, उसमें हमें राष्ट्रपति जी का भी, प्रधानमंत्री जी का भी सबका आशीर्वाद प्राप्त होगा। देहरादून में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर जारी ऑपरेशन स्वास्थ्य आंदोलन के बीच बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि सरकार लगातार स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर बनाने के प्रयास कर रही है। उन्होंने बताया कि कोरोना काल के बाद अधिकांश अस्पतालों का नवीनीकरण किया गया और डॉक्टरों की तैनाती भी की जा रही है। साथ ही उन्होंने विपक्ष पर जनता में भ्रम फैलाकर अनावश्यक आंदोलन करवाने का आरोप लगाया है। स्वास्थ्य इस राज्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण विषय बनता है, पर्वतीय क्षेत्र है, और मुझे कहते खुशी भी है कि कोरोना काल के बाद बड़ी संख्या में जिले के जो स्वास्थ्य केंद्र थे उनका उच्चीकरण भी हुआ है, वहाँ डॉक्टर्स की आपूर्ति भी की गई है। बड़ी संख्या में डॉक्टर बस आज भी रिक्त हैं। इस वर्ष भी MBBS कोर्स को पूर्ण करने के बाद जो लोग आएंगे, सरकार ने व्यवस्था बनाई हुई है कि उनको दूर दराज के क्षेत्रों में कुछ समय उनको अपना समय देना होगा। और हर वर्ष नियुक्तियां आती हैं, जो भी बैच निकल खाते हैं उनको पहाड़ों पर नियुक्ति देते हैं। तो भी बहुत से स्थानों पर अभी क्योंकि जो ब्लॉक मुख्यालय के CHC हैं उनमें अभी डॉक्टर की आपूर्ति की मांग है, सब जगह चल रही है। मैं आप सब चैनल के माध्यम से सभी जनता से अपील भी करना चाहूंगा कि 25 वर्ष बहुत बड़ा कालखंड नहीं होता है, खासतौर पर स्वास्थ्य के क्षेत्र में। धीरे धीरे सरकार हर क्षेत्र के हमारे स्वास्थ्य की सुविधाओं को दुरुस्त करने का प्रयास कर रही है। और क्योंकि अगर किसी जिले के किसी स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर हैं तो जिला मुख्यालय से जाते हैं और वहाँ डॉक्टर भेजे जा रहे थे, लेकिन इस प्रकार का माहौल वहाँ कांग्रेस के विधायक द्वारा बनाया गया। ठीक है, वहाँ के लिए और डॉक्टर व्यवस्था बन जाए, इसकी चिंता हम लोग करेंगे, लेकिन इसको राजनीतिक इशू नहीं बनाना चाहिए। सरकार निष्ठा के साथ, परिपक्वता के साथ स्वास्थ्य की सुविधाओं को दुरुस्त करने में लगी हुई है। हरिद्वार से सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने राज्य के विकास को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि उत्तराखंड राज्य की स्थापना के बाद से अब तक प्रदेश ने अभूतपूर्व विकास किया है। राज्य बनने के समय जहां केवल 4.5 लाख वाहन पंजीकृत थे, वहीं आज यह संख्या 40 लाख तक पहुंच चुकी है। साथ ही त्रिवेंद्र रावत ने कहा कि वाहनों के साथ रेल और हवाई सेवाओं में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जो प्रदेश के समग्र विकास का प्रमाण है। राज्य के निर्माण से हम लोगों ने राज्य निर्माण की आवश्यकता क्यों है, तब से हम इस संघर्ष से जुड़े रहे हैं। और 9 नवंबर 2000 को स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी जब देश के प्रधानमंत्री थे, लाल कृष्ण आडवाणी जी केंद्रीय प्रधानमंत्री और गृह मंत्री थे, तो उन्होंने उत्तराखंड की आकांक्षाओं के अनुकूल
इस राज्य का निर्माण किया। अगर हम तब से अब देखें तो तब हमारे पास 4.5 लाख व्हीकल पूरे उत्तराखंड में। आज हमारे पास 40 लाख से ज़्यादा है। हो सकता है आंकड़ा थोड़ा पुराना है, इससे ज़्यादा व्हीकल्स आज हमारे पास है। इसका मतलब क्या है कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है, हमारी रेलें बढ़ी हैं, रेलों के मार्ग बढ़े हैं, हवाई सेवाएं बढ़ी हैं, हमारे बजट में बेतहाशा वृद्धि हुई है। ये सारी चीज़, हमारे स्कूल देखिए, उस समय हमारे पास हॉस्पिटल कितने थे, कोई मेडिकल कॉलेज उस समय उत्तराखंड में नहीं था। आज हमारे पास अनेक मेडिकल कॉलेज हैं, एम्स आज हमारे पास है, आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज ढेर सारे खुले हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज है, IIT है। ये तमाम संस्थान आज जो किसी भी राज्य के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, वो आज हमारे पास उपलब्ध है। उत्तराखंड के पर्यटन और संस्कृति मंत्री सतपाल महाराज ने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से मुलाकात कर ASI के अधीन संरक्षित क्षेत्रों की प्रतिबंधित दूरी 100 मीटर से घटाकर 30 से 40 मीटर करने का अनुरोध किया है। उन्होंने कहा कि 100 मीटर की सीमा में गांव आने से मकान निर्माण प्रभावित हो रहा है। साथ ही उन्होंने मूर्ति विहीन मंदिरों में मूर्ति स्थापना और आधुनिक तकनीक से मंदिरों में मंत्रोच्चारण की व्यवस्था करने की भी मांग की है। फैसला किया है कि ये पूरा लॉ रिपील किया जाए, इसको जनता के अनुरूप बनाया जाए और व्यवहारिक बनाया जाए। उनको मैंने आग्रह किया है कि आपका जो नियम है वो अंग्रेजों के जमाने से बना हुआ है और उसमें यह कहा जाता है कि 100 मीटर की परिधि में आप कुछ नहीं बनाएंगे। तो मैंने खुद उनको उदाहरण दिया कि जागेश्वर मंदिर के अंदर स्थिति ये बन गई है कि उसके चारों तरफ तो सारा कंस्ट्रक्शन हो गया है और उसका पानी सीधे नीचे जाता है और मंदिर में बैठ के कभी कभी सीवेज की बदबू भी आती है। तो मैंने मंत्री जी से आग्रह किया कि आप कुछ नहीं करेंगे तो उसका पानी कैसे निकलेगा, निकास कैसे होगा पानी का, बरसात होती है, सीवेज का पानी होता है, वो कैसे निकलेगा। तो मंत्री जी ने इस बात को स्वीकार किया कि नहीं, इसको हम रिपील करने जा रहे हैं और हम चाहते हैं कि यहाँ सीवेज सिस्टम बने, पानी का निकास हो। और निश्चित रूप में जो आपको पता है कि 100 मीटर और 100 मीटर में तो हमारे गांव ही पूरे आ जाते हैं, तो गांव की कोई मकान नहीं निर्माण कर पाएगा, छत का निर्माण नहीं कर पाएगा, तो बड़ी भयावह स्थिति बन जाती है। मैंने लोगों को रोते हुए देखा है जो कहते हैं साहब हमारा घर अगर टूट के गिर जाएगा, हमारे बच्चे दब के मर जाएंगे। तो ऐसी स्थिति के अंदर इस लॉ को हम पूरा रिपील कर रहे हैं और ये व्यवहारिक बनाया जाएगा जिससे हमारे चीजों का संरक्षण हो। मंत्री जी ने कुछ व्यवहारिक कठिनाई बताई है, क्योंकि मैंने उनसे कहा मंदिर खाली पड़ा है, तो मंदिर तो मूर्ति विहीन नहीं होना चाहिए। जो भी मंदिर जिस भी देवता के नाम है उसकी मूर्ति आप रखवाइए और उसमें आजकल तो कंप्यूटर के माध्यम से आप पूजा भी करवा सकते हैं, उसमें मंत्री भी बोले जा सकते हैं। तो ऐसी आधुनिक टेक्नोलॉजी जब हमारे पास आ गई है तो ये सब कुछ होना चाहिए। तो मंत्री जी ने इसको स्वीकार किया और मैं शेखावत जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। जो सबसे बड़ा काम कर रहे हैं वो है हर चीज पुरानी पुस्तक का डिजिटल करना, उसको तो डिजिटाइजेशन वो कर रहे हैं। तो हमारे पुराने जो पुस्तकें हैं, हमारे मंदिरों में जो हमारे मैन्युस्क्रिप्ट्स पड़े हुए हैं उनको वो डिजिटल कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा काम अपने आप में। हरिद्वार में मुख्यमंत्री के निर्देश पर जिलाधिकारी मयूर दीक्षित की जन सुनवाई आयोजित की गई, जिसमें करीब 50 शिकायतें दर्ज की गई। इस दौरान डीएम ने बताया कि अधिकतर शिकायतें पैमाइश, राशन दुकानों, स्कूलों और आंगनवाड़ियों से जुड़ी रही। उन्होंने कहा कि सभी शिकायतों का निस्तारण प्राथमिकता से किया जाएगा। तो वहीं पूर्व निरीक्षण रिपोर्टों की समीक्षा करते हुए डीएम ने लापरवाही पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं और साथ ही योजनाओं में कोताही बर्दाश्त न करने की चेतावनी भी दी है। जो प्रत्येक सोमवार की तरह आज भी जन सुनवाई की गई और अभी इसमें शिकायतकर्ता भी आ ही रहे हैं। इसमें अभी तक 15 से 20 शिकायतें रजिस्टर की जा चुकी हैं और जो शिकायतें हैं वो कुछ पैमाइश से संबंधित हैं, कुछ राशन की दुकान से संबंधित भी थी। और इसके अतिरिक्त हमने 15 अक्टूबर को विभिन्न अधिकारियों को गांव में औचक निरीक्षण के लिए भेजा था, जिसमें करीबन 100 अधिकारी हमारे विभिन्न गाँव में गए थे। उसकी भी आज चर्चा की गई, जिसमें कई जगह कुछ कमियां मिली हैं, जैसे कि कई जगह आंगनवाड़ियों में कमी मिली है, कुछ जगह हमारे जो सब सेंटर्स हैं, स्कूल्स हैं और राशन की दुकानें आदि में भी कुछ कमियां मिली हैं। उन सभी की रिपोर्ट को आज रिव्यू किया गया है और जो भी जहां भी जिस तरह से कमियां मिली हैं उनको शो कॉज नोटिस जारी करने के लिए भी डायरेक्शन दिए गए।
बहादुराबाद के अलीपुर क्षेत्र में वन विभाग की टीम ने रातों रात बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध आम की लकड़ी से भरी 2 ट्रैक्टर ट्रॉलियां पकड़कर सीज कर दी हैं। बता दें कि उप प्रभागीय वनाधिकारी पूनम कैंथोला ने बताया कि तस्करों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। साथ ही विभाग ने जनता से अपील भी की है कि यदि कहीं अवैध लकड़ी कटाई या परिवहन की सूचना मिले तो तुरंत सूचित किया जाए ताकि वन संपदा और पर्यावरण की रक्षा की जा सके। ये 23-24 के बीच की जो मध्य रात्रि है उसमें एक सूचना थी कि बहादुराबाद के अलीपुर क्षेत्र में जो है आम प्रकाष्ठ की कुछ ट्रॉली जो है अवैध अभिवहन से ले जाई जा रही है। ये जो कार्रवाई है इसमें जो हमारा शिवालिक वृत्त है उसकी जो सुरक्षा दल है उसकी टीम मौके पर पहुंची थी और हमारा स्टाफ भी उनके साथ में मौके पर पहुंचा था। तो हमें अलीपुर क्षेत्र से जो है 2 ट्रैक्टर ट्रॉली जिसमें कि आम का प्रकाश था और अवैध अभिवहन किया जा रहा था, वो ट्रॉली वहां से सीज हुई है और उनको अभी सीज करके रेंज कार्यालय परिसर में रखा गया है और इस पर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। देहरादून की ज्योति जोशी कुमाऊं की पारंपरिक ऐपण कला को फिर से जीवित कर रही है। बता दें मिट्टी पर चावल के आटे से बनी यह कला अब आधुनिकता के दौर में नई पहचान पा रही है। लॉकडाउन में ज्योति ने इस लुप्त होती परंपरा को अपनाया और आज युवाओं को इससे जोड़ने की मुहिम चला रही हैं। उनकी कोशिशों से उत्तराखंड की यह सांस्कृतिक धरोहर एक बार फिर जीवन पा रही है। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून की रहने वाली ज्योति जोशी पारंपरिक ऐपण कला को नया जीवन दे रही हैं। हाल तक ये कला विलुप्त होने के कगार पर थी। ऐपण मिट्टी पर चावल के आटे की लेप से बनाया जाता है। इसका चलन खासकर त्योहारों और विशेष मौकों पर ज्यादा था। ज्योति ने लॉकडाउन के समय प्राचीन कुमाऊनी कला का खूब अभ्यास किया। धीरे धीरे उन्हें इसकी बारीकी डिजाइन बनाने में महारत हासिल हो गई। हालांकि ऐपण का शुरुआती सबक उन्हें बचपन में ही मिल चुका था। वे कहती हैं कि युवा पीढ़ी की अक्सर पारंपरिक कलाओं में कम रुचि होती है। वे स्टिकर जैसे विकल्पों को प्राथमिकता देते हैं। इसी वजह से ऐपण की लोकप्रियता घटती गई। विलुप्ति के कगार पर इसलिए क्योंकि ये पुराने समय से चली आ रही थी। तो पुराने जो लोग थे, हमारी दादी, नानी, मम्मी, तो ये लोग जो थे हर एक त्योहार, क्योंकि कुमाऊं में तो क्या उत्तराखंड में हर एक दिन कोई ना कोई त्योहार होता है, तो हर दिन जो होते हैं वो ऐपण डाल करके त्योहार मनाए जाते हैं। तो आज की जो जनरेशन है वो इतना इसमें अपनी रुचि नहीं दिखा रही है, क्योंकि उनको लगता है कि शॉर्टकट तरीके से, जैसे अब स्टिकर्स आने लग गए हैं तो हर चीज में एक समय कम लगे, तो उस वजह से जो है ये विलुप्ति की ओर बढ़ रहा था। तो मैंने भी ऐपण सीखा था बचपन से अपनी मम्मी से, अपनी दादी से, नानी से। तो मुझे भी लगा कि क्यों ना अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाया जाए और ऐपण जो धीरे धीरे विलुप्त हो रहा है तो इस पे काम किया जाए। आज ज्योति की ऐपण कलाकृति देश विदेश में अपनी पहचान बना चुकी है। जब मैंने अपना काम शुरू किया था तो धीरे धीरे घर से ही मैंने शुरुआत करी थी अपने काम की। तो पहले छोटे मोटे ऑर्डर आते थे, जैसे रक्षाबंधन पे राखियां बना ली, दिवाली पे जो है वो ये करवा चौथ पे करवा चौथ की थालियां वगैरह बना ली। लेकिन फिर धीरे धीरे एग्जीबिशंस करे। 1-2 साल पहले विरासत में कुछ कस्टमर मुझसे जुड़े थे जो मुझसे अपना सामान लेकर के गए, अमेरिका तक पहुंचा। और कैटल जो हमारी ये पहाड़ी कैटल केतली है वो लंदन तक पहुंची है, और फ्रांस के भी कुछ कस्टमर्स वहां पे आए हुए थे। तो और बाकी यूके मार्ट में मेरी अपनी एक वेबसाइट है गुड़िया आर्ट करके, तो उसके थ्रू भी मेरे पास ऑर्डर आते हैं और विदेशों तक जाते हैं। अपनी लगातार साधना के जरिए ज्योति न सिर्फ सदियों पुरानी कला को संरक्षित कर रही हैं, बल्कि नई पीढ़ी को भी अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जुड़ने के लिए प्रेरित कर रही हैं। बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए जनता टीवी।